क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 6, प्रथम श्रेणी स्लॉट 1। आपने लेवल 1 शीप बोग को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। अपनी आंखों के सामने चमकती अधिसूचना को देखते हुए चंद्रमा को लगा कि संतुष्टि उसके सीने में गहराई तक बस गई है। उसने 5 भेड़ों के बराबर जीवन प्राप्त किया था। चीजें पहले से ही आशाजनक दिख रही थीं। क्या हो रहा है? क्या अधिसूचना ने आपको चौंका दिया? सेलिन उसके बगल में दिखाई दी। उसकी आवाज में एक जानने वाली मुस्कान थी। चंद्रमा ने सिर हिलाया। वह उसकी प्रतिक्रिया पर हंसी। वही, भले ही हमें रहस्यमय प्रणाली के बारे में हमारे पहुंचने से पहले ही सिखाया गया था, फिर भी इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना अभी भी अलग है। मुझे आश्चर्य है कि प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है। अधिक भेड़ों का शिकार करने के लिए अपने क्षेत्र में वापस जाने से पहले सेलिन ने चंद्रमा के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। प्रश्न वैसे भी अलंकारिक था। रहस्यमय प्रणाली के बारे में और यह कैसे संचालित होती है, इसके बारे में किसी को भी पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अकेले चंद्रमा को छोड़ दें, एक अनाथ जो पहली बार प्रथम अभयारण्य में प्रवेश किया था। मून ने उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरे लक्ष्य की तलाश में अपना ध्यान वापस संलग्न क्षेत्र की ओर लगाया। अब वह जितना अधिक मार सकता था, उतना अधिक अनुभव और जीवन वह संचित कर सकता था। टीम के साथ बेस दीवारों के बाहर निकलने के बारे में सुरक्षित महसूस करने के लिए उसे कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। इसके अलावा इन जानवरों से लड़ने से उसे इस कक्षा का उपयोग करने का अभ्यास मिलेगा। वह कौशलों से जितना अधिक परिचित होता गया, उसे स्थायी बनाने के लिए उसे अच्छी तरह समझने की संभावना उतनी ही बेहतर होती गई। उम्मीद है मैं सेलिन की कक्षा से प्राप्त 2 कौशलों में से एक को समझ सकता हूं, मून ने दूसरी भेड़ के पास जाते हुए सोचा। यह आत्मीयता अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगी, हालांकि मुझे संदेह है कि मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा। यह एक दुर्लभ कौशल जैसा लगता है, इसे समझना आसान नहीं है। भले ही वह 4 तत्व एफिनिटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, चंद्रमा को नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। आपने एक आत्मीयता को कैसे समझा? क्या यह स्वयं तत्वों की प्रकृति को समझने के बारे में था? मन ने उनके साथ किस तरह बातचीत की? उसके पास अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अभी के लिए वह उस पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, जानवरों को मारना, अनुभव प्राप्त करना, जीवन जीना और दोहराव के माध्यम से मौलिक हमले में महारत हासिल करना। एक अन्य भेड़ के बच्चे ने उस पर ध्यान दिया और अपना काम शुरू कर दिया। चंद्रमा ने अपना हाथ उठाया, पानी उसकी हथेली में पहले से ही इकट्ठा हो रहा था। चंद्रमा ने अपना हाथ उठाया, फिर पानी उसकी हथेली में जमा हो गया, संकुचित और सघन, इससे पहले कि वह उसे भेड़ के झुंड की ओर ले जाता। जैसे ही हमला उसके कंधे पर हुआ, प्राणी लहूलुहान हो गया, लेकिन धीमा नहीं हुआ। ये जानवर दिखने में जितने कठोर थे, उनकी मोटी खाल सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक सजा झेलने में सक्षम थी। मून ने आरोप को दरकिनार कर दिया। हालांकि चपलता में 12 अंक अधिक वस्तुनिष्ठ नहीं थे, यह उसे एक स्तर के प्राणी के खिलाफ बहुत ही सूक्ष्म बढ़त देने के लिए पर्याप्त था जो गति में विशेषज्ञ नहीं था। चंद्रमा ने एक और पानी का गोला बनाया और उसे छोड़ दिया। जैसे ही वह फिर से उसकी ओर मुड़ा, उसने भेड़ के बच्चे को अपने पार्श्व में पकड़ लिया। जानवर लड़खड़ा रहा था, उसकी चाल धीमी हो रही थी। चंद्रमा देख सकता था कि हमलों में कितनी हानि हो रही थी। जहां पानी ने जोर से प्रहार किया था, वहां गहरे गीले धब्बों ने उसके विरल ऊन को उलझा दिया था। मून ने तीसरे प्रहार के लिए मैना इकट्ठा किया, सेलिन द्वारा बताए गए संपीड़न को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया।
पानी का गोला उसकी हथेली में पूरी तरह से स्थिर और तैयार बना हुआ था। उसने प्राणी के सिर पर निशाना साधा, जहां पिछले हमलों ने उसे सबसे कमजोर बना दिया था। भेड़ के बच्चे ने अपने सींग नीचे कर लिए, अपनी चोटों के बावजूद एक और हमले की तैयारी कर रहा था। चंद्रमा ने इसके प्रतिबद्ध होने का इंतजार किया, फिर जैसे ही पानी का गोला चलना शुरू हुआ, उसने पानी का गोला छोड़ दिया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। छप छप। हमला सही हुआ। प्राणी का सिर पीछे की ओर टूट गया। यह लड़खड़ा गया, पैर कांप रहे थे, स्पष्ट रूप से ढहने के कगार पर था। एक और प्रहार इसे खत्म कर देगा। चंद्रमा ने फिर से अपना हाथ उठाया, मन पहले से ही बह रहा था। उसके बाईं ओर से एक भयंकर मिमियाहट ने उसे चौंका दिया, जो उसके लक्ष्य की दर्द भरी आवाज से अलग थी। ये तो गुस्से से भर गया। एक भेड़ का बच्चा जिसकी उसने परवाह नहीं की थी, बगल से आ गया। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चंद्रमा पर टिकी थीं। यह बड़ा था, इसके सींग अधिक विकसित थे। भेड़ का बच्चा जिस आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा था, उससे चंद्रमा आश्चर्यचकित था। उसने कभी उस पर हमला नहीं किया था, जिससे वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। यह संभवतः उस भेड़ के बच्चे का साथी था जिसे वह मार रहा था, या बस उसी के करीब था जिसे वह कुछ क्षण पहले मार रहा था। किसी भी तरह उसे मारने का इरादा स्पष्ट था। चंद्रमा का हृदय क्षण भर के लिए उछल पड़ा। वह अपने लक्ष्य पर इतना केंद्रित था कि आखिरी क्षण तक उसे दूसरे प्राणी की ओर ध्यान ही नहीं आया। क्रोधित भेड़ का बच्चा पहले से ही बहुत करीब था। उसके सींग सीधे उसके पेट पर लगे। उसने खुद को पीछे की ओर फेंक दिया। उसका शरीर सहज प्रवृत्ति के अनुसार चल रहा था। सींग उसके पेट से कुछ इंच की दूरी से गुजरे, इतने करीब कि उसे विस्थापित हवा महसूस हुई। चंद्रमा जमीन पर जोर से टकराया, प्रभाव को अवशोषित करने के लिए लुढ़क गया। अपने और चार्जिंग जानवर के बीच दूरी बनाने के लिए छटपटा रहा था। दूसरा भेड़ का बच्चा पलट गया, अपने खुर जमीन में गड़ाने लगा, क्योंकि वह एक और हमले के लिए तैयार हो रहा था। चंद्रमा का पहला लक्ष्य अभी भी पास में खड़ा था, लहरा रहा था, लेकिन जीवित था। अगर उसने जल्दी से कार्रवाई नहीं की तो संभावित दूसरा खतरा पेश कर रहा था। मून ने 1 सेकंड के एक अंश में अपना निर्णय ले लिया। उसने पहले घायल भेड़ बकरी से निपटने का फैसला किया। यदि वह इसे तुरंत समाप्त कर सकता है, तो उसे 2 के बजाय केवल एक प्रतिद्वंद्वी से निपटना होगा। चंद्रमा ने दूसरे प्राणी की क्रोधित धौंकनी को नजरअंदाज करते हुए खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया और पूरी तरह से अपने मूल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले कि वह उसे छोड़ता, पानी उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया। पानी का गोला सीधे घायल भेड़ के बच्चे के चेहरे पर लगा। प्राणी के पैरों ने आखिरकार जवाब दे दिया। वह पूरी तरह से ढह गया। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गईं। आपने लेवल 1 शीप बोब को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। चंद्रमा जश्न मनाने से नहीं रुका। क्रोधित भेड़ का बच्चा पहले से ही फिर से चार्ज कर रहा था, और इस बार वह इसके लिए तैयार था। उसने अब और अधिक आत्मविश्वास से आरोप को दरकिनार कर दिया, जिससे प्राणी के गर्जने से दूरी बन गई। पानी का गोला बनाएं, दूरी बनाएं और दोहराएं। वही उनकी लय बन गई। क्रोधित भेड़ का बच्चा पहले की तुलना में अधिक लचीला साबित हुआ। उसका क्रोध उसकी सहनशीलता को बढ़ाता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन चंद्रमा शांत और संयमित रहे। प्रत्येक प्रहार ने इसे और कमजोर कर दिया। प्रत्येक चकमा देने वाले को अगले हमले की तैयारी के लिए समय मिल गया। प्राणी ने फिर से चार्ज किया, और चंद्रमा तैयार था। उसने एक और पानी का गोला छोड़ा, जिसने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसकी गति को बाधित कर दिया। यह लड़खड़ा गया, जिससे उसे वह शुरुआत मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। इसके बाद एक के बाद एक 3 और हमले हुए। भेड़ के बच्चे की चाल धीमी और अधिक कठिन हो गई। उसकी मिमियाहट गुस्से से दर्द में बदल गई। अंत में छठे पानी के गोले को अपना निशान मिलने के बाद प्राणी ढह गया। आपने लेवल 1 शीप बोब को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। चंद्रमा ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके हाथ एड्रेनालाइन से थोड़ा कांप रहे थे। वह उसकी अपेक्षा से अधिक निकट था। एक क्षण की असावधानी के परिणामस्वरूप उन सींगों को अपना लक्ष्य मिल सकता था। फिर नया पाठ सामने आया।
उज्ज्वल और संतोषजनक। आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। ताकत 10-11, चपलता 12-13, संविधान 12-13, मन 15-16। विशेषता अंक 0। चंद्रमा को तुरंत बदलाव महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का, मजबूत और अधिक प्रतिक्रियाशील महसूस हुआ। लगातार मुकाबलों से हुई थकावट थोड़ी कम हो गई, उसकी जगह नए जोश ने ले ली। वह पहली दहलीज पार कर चुका था। अध्याय 7, प्रथम श्रेणी स्लॉट 2। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन मौलिक जादूगर, सीमित समय। स्तर 2-5%। जीवन 10। ताकत 11, चपलता 13, संविधान 13, मन 16। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 4 तत्वों की आत्मीयता। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। उसकी अद्यतन स्थिति को देखकर मून को उस पर वास्तविक संतुष्टि महसूस हुई। पहले से ही 10 जीवन। बोर्ड भर में उनके आंकड़े बढ़ गए थे, लेकिन जिस चीज ने उसे वास्तव में रोमांचित किया वह मजबूत होने की अनुभूति थी। जैसे ही उसका स्तर बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसका शरीर और अधिक शक्तिशाली हो गया है। प्रगति की यह भावना प्रत्येक जीत के साथ मापनीय वृद्धि सर्वोत्तम संभव तरीके से व्यसनी थी। मून को आखिरकार समझ में आया कि जागृतिवादियों ने प्रथम अभयारण्य के बारे में इतने उत्साह के साथ क्यों बात की। यह केवल अस्तित्व या संसाधनों के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था। इस बात का ठोस प्रमाण कि प्रयास सीधे शक्ति में परिवर्तित होता है। वह इससे अधिक चाहता था। चंद्रमा की आंखों ने बंद क्षेत्र को स्कैन किया। कई भेड़ बकरियां अपने साथियों की मौत से अनभिज्ञ या बेपरवाह आसपास चल रही थीं। उनकी स्तर 1 की स्थिति ने उन्हें पीसने के अनुभव के लिए सही लक्ष्य बना दिया। इस प्रशिक्षण मैदान में उनके पास सीमित समय था, कुल 2 घंटे, और वह उसका एक भाग पहले ही उपयोग कर चुका था। वह उनके नोटिस करने का इंतजार नहीं कर सकता था। चंद्रमा निकटतम भेड़ के बच्चे के पास पहुंचा। पानी उसकी उठी हुई हथेली में पहले से ही इकट्ठा हो रहा था। प्राणी ने चरते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखें उससे मिल रही थीं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले कि वह अपने सींग नीचे कर पाता या हमला करने के लिए तैयार हो पाता, चंद्रमा ने अपना हमला जारी कर दिया। पानी का गोला उसके साइड में साफ लगा। भेड़ का बच्चा आश्चर्य और दर्द से कराह उठा और तुरंत आक्रामक हो गया। लेकिन चंद्रमा पहले से ही आगे बढ़ रहा था, पहले से ही अपना दूसरा हमला कर रहा था। चंद्रमा ने अपनी लय बरकरार रखी। भेड़ का बच्चा बार बार चार्ज करता रहा। प्रत्येक प्रयास कमजोर होता गया क्योंकि संचित क्षति ने अपना प्रभाव डाला। इसकी गतिविधियां पूर्वानुमानित, हताश करने वाली हो गईं। चौथी पानी की गेंद उसके सिर पर गीली चोट से लगी। प्राणी के पैर मुड़ गए और वह अपनी तरफ गिर गया। शांत होने से पहले एक बार सांस ली। इस बार यह जल्दी मर गया। विशेषता लाभ का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, मून ने सोचा। आपने लेवल 1 शीप बोग को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। अधिसूचना सामने आई, लेकिन इस बार इसके साथ कुछ नया भी था। हत्या की पुष्टि के नीचे अतिरिक्त पाठ प्रकाशित हुआ। मौलिक हमला। रैंक सामान्य। प्रवीणता 5%। विवरण: आप मन और तत्व के प्रति अपनी आत्मीयता का उपयोग करके एक मौलिक हमला करने में सक्षम हैं। प्लस 5% अतिरिक्त क्षति। मून रुका, जानकारी को ध्यान से पढ़ा। उनकी दक्षता में 5% की वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप 5% अतिरिक्त क्षति हुई। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह ध्यान देने योग्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुछ महत्वपूर्ण साबित हुआ। बार बार उपयोग के माध्यम से कौशल मजबूत हो सकते हैं। वह जितना अधिक अभ्यास करता, जितना अधिक संघर्ष करता, उसकी क्षमताएं उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती। और यदि कौशलों को प्रतिबिंबित करते समय उनमें सुधार हो सकता है, तो क्या होगा यदि वह उन्हें पूरी तरह से समझने और उन्हें स्थायी बनाने में कामयाब रहे? क्या वे अपनी दक्षता का स्तर बरकरार रखेंगे? क्या उसे 0 से शुरुआत करनी होगी? क्या वह एक बार किसी कौशल को वास्तव में अपना बनाने के बाद उसे अनिश्चित काल तक विकसित करना जारी रख सकता है?
ये बाद के लिए प्रश्न थे। अभी उसे प्रशिक्षण मैदान में अपने शेष समय के प्रत्येक सेकंड का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता थी। चंद्रमा ने अपना ध्यान लगभग 10 मीटर दूर चल रहे दूसरे भेड़ के बच्चे की ओर लगाया। लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होने से पहले ही उसकी हथेली में पानी इकट्ठा हो रहा था। प्रक्रिया अब सहज महसूस हुई। मन ने कम प्रतिरोध के साथ उसके इरादे का जवाब दिया और संपीड़न लगभग स्वचालित रूप से हुआ। कौशल सुधार केवल स्क्रीन पर संख्याएं नहीं था। वह इस अंतर को महसूस कर सकता था कि उसकी नकल की गई कक्षा द्वारा प्रदान किए गए मार्गों के माध्यम से मन कैसे प्रवाहित होता है। अब कुल 15 जिंदगियां। वह सामान्य जागृतिकर्ताओं की तुलना में 5 गुना अधिक दर से संसाधन जमा कर रहा था और उनमें से किसी को भी कभी पता नहीं चला। यह शक्ति, यह विसंगति जो व्यवस्था ने उसे दी थी, वही उसका रहस्य थी। उसका फायदा। दुनिया ने उसे शून्य करार दिया था। जिन लोगों को वह जानता था वे उस पर हंसे थे। उन्होंने उसे उसके सबसे निचले स्तर पर छोड़ दिया था। उसने पानी का गोला छोड़ दिया। यह उनके पिछले प्रयासों की तुलना में थोड़ा अधिक बल के साथ आगे बढ़ा। बढ़ी हुई दक्षता पहले से ही स्पष्ट थी। हमले से भेड़ के बच्चे के सिर पर जोरदार प्रहार हुआ और प्राणी दर्द और गुस्से से चिल्लाने लगा। चंद्रमा पहले से ही आगे बढ़ रहा था, अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा था, उस लय में स्थिर हो रहा था जो दूसरी प्रकृति बनती जा रही थी। एक बार जब 2 घंटे बीत गए तो प्रवेश द्वार पर उन्हें जो टोकन दिए गए थे वे बढ़ती तीव्रता के साथ कंपन करने लगे। प्रशिक्षण मैदान के आसपास तैनात श्रमिकों ने तुरंत मून के समूह को शिकार रोकने के लिए बुलाया। आपका समय समाप्त हो गया है। अपना रास्ता बनाना शुरू करें। इस बिंदु से कोई भी अतिरिक्त हमला अनुबंध के उल्लंघन के रूप में गिना जाएगा और आपसे भारी शुल्क लिया जाएगा। मून और अन्य को सुविधा के माध्यम से प्रबलित बाधाओं और लेबल वाले खंडों से पीछे ले जाया गया जब तक कि वे बेस के मुख्य गलियारे में नहीं उभरे। प्रशिक्षण मैदान के बाहर उनका समूह स्वाभाविक रूप से परिणामों की तुलना करने के लिए एकत्र हुआ। स्तर 3 सेलीन ने गर्व से घोषणा की, व्यावहारिक रूप से संतुष्टि से चमक रही थी। 75% स्तर 4 की ओर। बाकी सभी के बारे में क्या ख्याल है? स्तर 3 67%। जॉन ने प्रयोगात्मक रूप से अपनी बाहों को मोड़ते हुए कहा। सांख्यिकी वृद्धि से आंतरिक रूप से स्पष्ट रूप से फर्क पड़ा है। एलारा ने कहा। स्तर 3 65%। सभी की निगाहें चंद्रमा की ओर घूम गईं। स्तर 3 15%। उन्होंने सरलता से कहा। पूछने से पहले एलारा ने चांद की ओर देखा। ओह, तुम थोड़ा पीछे हो गए। क्या कुछ हुआ? क्या भेड़ के बच्चे तुम्हें परेशानी दे रहे थे? चंद्रमा ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे लय में आने में थोड़ा समय लग गया। उसके विपरीत सेलीन और अन्य लोगों ने सम्मन से पहले अपनी नई जागृत क्षमताओं के साथ प्रयोग करने में घंटों बिताए थे। वे ऐसे परिवारों से आते थे जिनके पास संसाधन थे और उन्हें तैयारी करने का ज्ञान था। मून ने किसी भी कक्षा का उपयोग करने के वस्तुतः शून्य अनुभव के साथ प्रथम अभयारण्य में प्रवेश किया था क्योंकि उसे लगा कि उसके पास कोई भी अनुभव नहीं है। स्तर की प्रगति में उनसे पीछे रहने के बावजूद मून को अपने परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट महसूस हुआ। जो बात वे नहीं जानते थे, जो वे नहीं जान सकते थे, वह यह थी कि उनमें से किसी की भी तुलना में उसके पास कहीं अधिक जीवन संचित था। अब कुल 25 जिंदगियां। ऐसी प्रतिभाएं या वर्ग जो जीवन को बढ़ा सकते थे या उसमें हेरफेर कर सकते थे, बिल्कुल अनसुना था। मून ने जो भी दस्तावेज पढ़े थे, जो कहानियां उसने सुनी थीं, उनमें प्रतिभाएं सर्वोत्तम रूप से सहायक मानी जाती थीं। वे छोटे उपयोगिता लाभ प्रदान करने के लिए थे। इसलिए कारण कक्षाएं जागृतिकर्ताओं की सच्ची जागृति थीं, न कि उनकी प्रतिभाएं। तुलनात्मक रूप से उनकी प्रतिभा कानून तोड़ने वाली थी। इस दुनिया के मूलभूत संसाधन पर 5 गुना गुणक। अध्याय 8 उपकरण खरीदना। यहां तक कि सेलीन अपने अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और शक्तिशाली एलिमेंटल मैज वर्ग के साथ इस शक्तिशाली के आसपास कहीं भी प्रतिभा नहीं रखती है। कक्षाएं और प्रतिभाएं विभिन्न पैमानों पर संचालित होती थीं। एक व्यक्ति के पास असाधारण वर्ग और औसत दर्जे की प्रतिभा हो सकती है,
या इसके विपरीत। प्रणाली ने लाभ असमान रूप से वितरित किए। मून अपनी प्रतिभा के मामले में असाधारण रूप से भाग्यशाली थे, भले ही उनकी कक्षा की स्थिति अपरंपरागत थी। जब उन्होंने अपने अनुभव साझा करना और चर्चा करना समाप्त कर लिया कि कौन से कौशल सबसे प्रभावी साबित हुए हैं, तो सेलीन की आंखें नए उत्साह से चमक उठीं। उसने उनमें से प्रत्येक को बारी बारी से देखते हुए कहा, तो क्या तुम लोग अब असली शिकार पर जाना चाहते हो? बेस के बाहर? जैसे ही उनके बीच सवाल सुलझ गया तो कुछ पल की खामोशी छा गई। बाहर जाने का मतलब सचमुच खतरा था। वहां कोई सुरक्षा अवरोधक नहीं थे, कोई कर्मचारी नहीं थे जो चीजें गलत होने पर हस्तक्षेप कर सकें। मृत्यु दूर की चिंता के बजाय एक वास्तविक संभावना बन गई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जॉन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। मेरे पास वर्तमान में स्टॉक में कुछ जीवन हैं, इसलिए यह ठीक होगा यदि हम उच्च दंड वाले किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। एलारा की सहमति भी उतनी ही जल्दी आ गई। वही प्रशिक्षण मैदान उपयोगी थे, लेकिन हमें वास्तविक युद्ध अनुभव की आवश्यकता है। मून ने सेलीन की नजरों से मुलाकात की और सिर हिलाया। उसके पास 25 जीवन, 3 स्तर और एक प्रतिलिपि वर्ग था जो हर उपयोग के साथ मजबूत होता जा रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षित रहने का मतलब कमजोर बने रहना है। वह कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। न केवल उसके नाम पर $1000 और उसका भविष्य पूरी तरह इस बात पर निर्भर था कि वह यहाँ क्या हासिल कर सकता है। चलो चलें, उन्होंने कहा। सेलीन की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, उसके शारीरिक हावभाव से उत्साह झलक रहा था। बिल्कुल सही। चलो कमर कस लें और बाहर निकलें। मैंने कुछ लोगों को मुख्य द्वार के पास बुनियादी उपकरण बेचते देखा। हमें जाने से कम कुछ हथियार और शायद कुछ उपचार सामग्री मिलनी चाहिए। समूह ने बेस के वाणिज्यिक जिले की ओर चलना शुरू कर दिया। उनके कदम पत्थर के गलियारों से गूंज रहे थे। चंद्रमा उनके साथ चल रहा था। उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा था कि कुछ उपकरण खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे होंगे या यदि उसने कुछ खरीदा भी होगा। पहले अभयारण्य में पृथ्वी से जादुई हथियारों की अनुमति नहीं थी और इसके विपरीत तंत्र विशेष था, क्योंकि अभयारण्य मनुष्यों को नकदी, कपड़े आदि जैसी चीजों के साथ प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति देता था। इसलिए सबसे अमीर लोगों के उत्तराधिकारियों को भी पहले अभयारण्य से ही उपकरण खरीदने की जरूरत थी। चंद्रमा उनके साथ चल रहा था। उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा था कि उपकरण खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे होंगे या क्या उसे कोई खरीदना चाहिए। पहले अभयारण्य में पृथ्वी से जादुई हथियारों और उपकरणों की अनुमति नहीं थी और इसके विपरीत तंत्र अजीब और चयनात्मक था। अभयारण्य ने मनुष्यों को नकदी, कपड़े और व्यक्तिगत वस्तुओं जैसी चीजों के साथ प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति दी, लेकिन शक्ति से भरपूर या युद्ध के लिए डिजाइन की गई किसी भी चीज को पोर्टलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यहां तक कि सबसे धनी परिवारों के उत्तराधिकारियों को भी अपने उपकरण सीधे पहले अभयारण्य के व्यापारियों से खरीदने की आवश्यकता होती थी। यह उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जहां सभी ने अपेक्षाकृत समान स्तर पर शुरुआत की। मुख्य द्वार के निकट व्यावसायिक क्षेत्र में काफी हलचल थी। पत्थर के गलियारों में स्टॉल और छोटी दुकानें सजी थीं, उनका सामान प्रमुखता से प्रदर्शित था। हथियार, कवच, औषधि, उपकरण सभी अभयारण्य के भीतर तैयार किए गए और पृथ्वी मुद्रा में मूल्यांकित किए गए, जिसने यहां अपना मूल्य बरकरार रखा। हर किसी की तरह अधिकांश जागृति पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करने के स्थान के रूप में पहले अभयारण्य का उपयोग करते थे। दोनों दुनियाओं के बीच नकदी स्थानांतरित करने की क्षमता ने पृथ्वी मुद्रा को अपना मूल्य बनाए रखने की अनुमति दी। बेशक बीस्ट कोर जैसी अन्य मुद्राएं भी थीं, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर चंद्रमा जैसे अनाथ का हाथ था। जानवरों के कोर का उपयोग मुख्य रूप से जादुई हथियार बनाने के लिए किया जाता था। अपनी प्रकृति में इन कोर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग जादुई हथियारों को बढ़ाने या परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है।
अन्य लोगों ने तुरंत ब्राउज करना शुरू कर दिया। उनकी खरीदारी उनकी तैयारी और संसाधनों को दर्शाती है। एलारा ने अपनी टीम में प्रवेश करने से पहले ही एक धनुष खरीद लिया था। हथियार स्टालों को पूरी तरह से छोड़ दिया। वह एक फ्लेचर स्टैंड पर रुकी और तीरों के कई बंडल खरीदे। पैसे सौंपने से पहले एक विशेषज्ञ की नज़र से फ्लेचिंग और टिप का निरीक्षण किया। सेलिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जिले में घूमी और कई विक्रेताओं के पास रुकी। वह गहरे नीले रंग में एक जादूगर की पोशाक, बहते पैटर्न के साथ खुदी हुई एक लकड़ी की छड़ी और कई उपचार औषधियों के साथ उभरी जो उनकी कांच की शीशियों में हल्की चमक रही थीं। कुल रकम काफी रही होगी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान कर दिया। जॉन की खरीदारी सबसे अधिक थी, यह देखते हुए कि वह एक टैंक था। उसने एक पूर्ण शरीर का कवच खरीदा जो उसे गर्दन से लेकर पिंडली तक ढकता था। एक साधारण डिजाइन से सजी हुई एक बड़ी ढाल और एक सीधी, तेज ब्लेड वाली एक हाथ की तलवार खरीदी। उसने अपनी कक्षा द्वारा सुझाए गए प्रत्येक टैंक को देखा जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए तैयार था। मून काफी कम आत्मविश्वास के साथ कवच स्टालों के पास पहुंचे। उसके पास $1000 बाकी थे, इसलिए हर खरीदारी मायने रखती थी। उन्होंने उपलब्ध सबसे बुनियादी विकल्प पर फैसला किया, हल्का कवच जिसमें उनकी छाती और कंधों को ढकने वाले प्रबलित चमड़े शामिल थे। कवच में कोई हेलमेट या ग्रीव्स नहीं था। इसने उसकी गतिविधि को प्रतिबंधित किए बिना संभावित रूप से उसे एक तेज झटके से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। लागत $500 थी, उसके पास आधी रकम ही बची। हल्के कवच। रैंक सामान्य। विवरण एक बुनियादी कवच जो न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है और बिना किसी प्रतिबंध के आने जाने के लिए उच्च गतिशीलता प्रदान करता है। उसका बचा हुआ आधा पैसा एक ही पल में खत्म हो गया, लेकिन यह कई आधारों पर जरूरी था। बिना किसी सुरक्षा के बाहर जाना आत्मघाती होगा। जब सेलिन पास आई तो वह पट्टियां बांध रहा था, इतना करीब आ गया कि उसकी आवाज दूसरों को न सुनाई दे। क्या तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? वह उसके कान के पास फुसफुसाई। यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मुझे बाद में भुगतान कर सकते हैं। जॉन और एलारा के सामने उसे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए प्रस्ताव सावधानी से चुपचाप दिया गया था। यह एक विचारशील भाव था, दयालु भाव। लेकिन चंद्रमा इसे स्वीकार नहीं कर सका। धन स्वीकार करने का अर्थ है ऋण, संबंध, असुरक्षा पैदा करना। इसका मतलब था कमजोर, आश्रित और ऐसा व्यक्ति दिखना जिसे दान की जरूरत हो। वह पहले ही एक बार गलत व्यक्ति पर भरोसा करके खुद को ऐसी स्थिति में रखकर सब कुछ खो चुका था जहां दूसरों का उस पर अधिकार था। वह दोबारा वह गलती नहीं करेगा। चंद्रमा ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, यह ठीक है। मैंने यहां आने से पहले ही कुछ चीजें खरीद ली हैं। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। सेलिन के चेहरे पर समझदारी और फिर चिंता का भाव आया कि उसने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। क्षमा करें यदि मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो। मेरा कुछ भी अनुमान लगाने का इरादा नहीं था। कोई नहीं लिया, मून ने समान रूप से उत्तर दिया। सेलिन ने सिर हिलाया, बिना आगे बढ़ाए उसकी प्रतिक्रिया स्वीकार कर ली। वह उसे जगह देते हुए पीछे हट गई और जॉन और एलारा के साथ फिर से जुड़ गई जो अपने नए उपकरणों की तुलना कर रहे थे। मून ने अपने हल्के कवच पर पट्टियों को अंतिम बार समायोजित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ठीक से बैठा है। समूह ने अपनी तैयारी पूरी की और मुख्य द्वार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जहां आधार दीवारों की सुरक्षा से परे व्यापक अभयारण्य का प्रवेश द्वार इंतजार कर रहा था। अध्याय 9 शिकार पर निकले। एक गेट पर पहुंचकर दूसरे समूह ने उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही रोक लिया। उनमें से 5 थे, सभी मून के समूह की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी लग रहे थे। उनके उपकरणों में उपयोग के निशान, कवच पर खरोंच के निशान दिखे। वे स्पष्ट रूप से उसी बैच का हिस्सा नहीं थे जिसमें मून और अन्य लोग आए थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। छोटे कटे बालों वाला एक लंबा आदमी आगे बढ़ा, उसकी आंखें चंद्रमा के समूह को देख रही थीं। उसने मध्यम कवच पहना था और उसके कूल्हे पर एक लंबी तलवार बंधी हुई थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः 19 वर्ष की किशोरावस्था में होगा। उसकी नजर सेलीन पर टिकी रही। अरे, आप चारों ऐसे लग रहे हैं जैसे आप पहली बार बाहर जा रहे हों। सेलीन ने एक पल के लिए सभी की ओर देखा। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने स्वयं को वास्तविक प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया। हम वास्तव में हैं। ऐसा सोचा उस आदमी ने अपने पीछे अपने समूह को इशारा किया। मेरा नाम डेरेक है। हम पिछले कुछ समय से यहाँ हैं और हमने कुछ क्षेत्र साफ कर लिए हैं। हम में से अधिकांश स्तर 5 हैं। हम पूर्वी वुडलैंड्स में कुछ स्तर 2 और 3 जानवरों को पालने के लिए जा रहे हैं। आमतौर पर यह एक सुरक्षित क्षेत्र है। नए समूहों के लिए अपने पैरों को गीला करने के लिए अच्छा है। डेरेक के साथियों में से एक, अपने बालों को पीछे की ओर बांधे हुए और कंधों पर धनुष रखे हुए एक महिला ने कहा, बात यह है कि हमारे पास एक टीम के साथी की कमी है। हमारी टीम के सदस्य को व्यक्तिगत कारणों से पृथ्वी पर लौटना पड़ा। जब हमने आपका समूह देखा तो हमने सोचा कि हम पूछेंगे कि क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। संख्या में ताकत आप जानते हैं। डेरेक ने सिर हिलाया। हम योगदान के आधार पर लूट को उचित रूप से विभाजित करेंगे। आपको अनुभव, सुरक्षा मिलेगी और एक बड़े समूह के साथ हमारे पास अधिक लचीलापन होगा। यह एक जीत की स्थिति है, आप क्या कहते हैं? सेलीन की अभिव्यक्ति विनम्र रही। यह पेशकश करना आपकी उदारता है। बिल्कुल नहीं, डेरेक ने सहज मुस्कान के साथ कहा। पूर्वी वुडलैंड्स अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, लेकिन चीजें अभी भी गलत हो सकती हैं। एक अतिरिक्त जादूगर, एक टैंक, एक तीरंदाज, इससे हर किसी की स्थिति में सुधार होता है। उसकी नजर फिर से मून के समूह पर गई और उनके उपकरणों के आधार पर उनकी कक्षाओं को सूचीबद्ध किया। आप क्या कहते हैं? अपनी पहली दौड़ में अकेले जाने से बेहतर है। धनुष वाली महिला थोड़ा झुक गई। कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम लगभग 5 मिनट में निकल रहे हैं। यदि आप बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं तो अच्छे शिकार स्थलों पर भीड़ हो जाती है। सेलीन ने जॉन, एलारा और मून पर नजर डाली। प्रस्ताव को तौलते हुए उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। जैसे ही उसने सोचा, एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। क्या आप हमें चर्चा के लिए 1 सेकंड का समय दे सकते हैं? सेलीन ने पूछा। जरूर, अपना समय लें, डेरेक ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। हम वहीं होंगे। उनका समूह कुछ मीटर दूर चला गया, जिससे उन्हें जगह मिल गई, लेकिन वे दृष्टि से दूर रहे। सेलीन ने दूसरों का सामना किया। उसकी आवाज धीमी हो गई। आप क्या सोचते हैं? जॉन ने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। उसकी भौहें थोड़ी सी झुक गई। मेरा मतलब है, वे वैध प्रतीत होते हैं। स्तर 5 हमसे केवल 2 स्तर ऊपर है और वे यहाँ 1 सप्ताह से हैं, इसलिए वे इलाके को हमसे बेहतर जानते हैं। एलारा की प्रतिक्रिया अधिक नपीतुली थी। पूर्वी वुडलैंड्स एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से हमसे संपर्क क्यों करें? यहाँ अन्य नए समूह भी हैं। चंद्रमा बोला, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। यह सुविधाजनक समय है। जैसे ही हम निकलने वाले होते हैं, वे ठीक वैसे ही आ जाते हैं। उनमें बिल्कुल एक भूमिका नहीं रह जाती है और वे जानते हैं कि हमें कहाँ ले जाना है। उसने डेरेक के समूह की ओर देखा, जो आपस में बातें कर रहे थे। क्या यह कुछ ज्यादा ही उत्तम नहीं लगता? सेलीन ने उसकी बातों पर विचार करते हुए अपना सिर झुका लिया। आप क्या सोच रहे हैं? कि यह किसी प्रकार का जाल है? मैं सोच रहा हूं कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। हम उनके इरादों को नहीं जानते हैं। हाँ, वे केवल 5 स्तर के हैं, लेकिन अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो यह अभी भी एक फायदा है। और जहां भी वे हमें ले जाना चाहते हैं, हम उनका पीछा करेंगे। जॉन ने थोड़ा सिर हिलाया। चंद्रमा, मैं सतर्क रहता हूं, लेकिन वे हमसे ज्यादा मजबूत नहीं हैं। अगर वे कुछ करना चाहते हैं तो यह उनके लिए जोखिम के लायक नहीं होगा। हम सभी यहां जागृत हैं। ऐसा नहीं है कि वे बिना किसी परिणाम के हमें लूट सकते हैं। इसके अलावा, क्या हम सभी एक ही नाव में नहीं हैं?
हम इससे पहले एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, इसलिए आप हमारी सभा में एक ही सिद्धांत लागू कर सकते हैं। एलारा जॉन से सहमत हुई और उसने अपना खुद का जोड़ा। इसके अलावा पूर्वी वुडलैंड्स एक ज्ञात क्षेत्र है। अन्य समूह भी वहां शिकार करते हैं। यह कोई अलग जगह नहीं है जहां वे जो चाहे कर सकते हैं। वह रुक गई। और ईमानदारी से कहूं तो हमारी पहली सैर पर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है। हम उन्हें देखकर सीख सकते हैं। सेलीन ने सीधे चंद्रमा की ओर देखा। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन उनमें एक बात है। लेवल 3 और लेवल 5 के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं है। और अगर हम सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, तो अधिक लोगों के होने से वास्तव में हमें मदद मिलती है, उनसे नहीं। चंद्रमा एक क्षण चुप रहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका तार्किक अर्थ था। स्तर का अंतर दूर करने योग्य नहीं था, स्थान सार्वजनिक था और तर्क ठोस था। लेकिन तर्क ने उसे सावधान रहने के लिए कहने वाली वृत्ति को नहीं मिटाया। फिर भी सीधे तौर पर इनकार करने से वह विक्षिप्त लगेगा। इससे उनके नए समूह के साथ भी मनमुटाव पैदा होगा। उन्हें इस समूह की आवश्यकता थी, कम से कम तब तक जब तक उन्हें इस बारे में अधिक समझ नहीं आ गया कि फर्स्ट सैंक्चुअरी कैसे काम करती है और उनकी अपनी कक्षा कैसे काम करती है। ठीक है। जॉन ने एक बार अपने हाथ एक साथ ताली बजाई। तो ठीक है, चलो इसे करते हैं। एलारा ने बस सहमति में सिर हिलाया। सेलीन वापस डेरेक के समूह की ओर मुड़ी और आगे बढ़ गई। मून दूसरों के साथ चल रहा था। उसकी आंखें इस बात पर नजर रख रही थीं कि डेरेक के समूह का प्रत्येक सदस्य कहाँ स्थित है। हम अंदर हैं, सेलीन ने कहा। डेरेक की मुस्कान चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया विकल्प। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। पूर्वी जंगलों में अच्छे अंडे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको अपने अनुभव का हिस्सा मिले। उसने गेट की ओर इशारा किया। चलो फिर बाहर निकलते हैं। जब हम बाहर हों तो पास ही रहें। रास्ता सुरक्षित है, लेकिन जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वे विशाल द्वारों की ओर चले जो बेस को परे जंगल से अलग करते थे, चंद्रमा समूह के पीछे रह गया। उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं। अध्याय 10 शिकार पर निकले 2। मून और उसका समूह विशाल द्वारों से गुजरते हुए चलते रहे। दीवारों के पार दुनिया बदल गई। आधार के व्यवस्थित पत्थर ने जंगल का रास्ता दे दिया। दूर दूर तक पेड़ उग आए थे और बीच बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही थीं। जंगल में माहौल अलग था। खतरे के साये में छुपे होने के कारण सतर्क न रहना कठिन था, विशेषकर एक नौसिखिया के रूप में। डेरेक ने आगे से नेतृत्व किया। उनका समूह मून के साथ मिल गया क्योंकि वे पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वृद्ध जागृत लोग अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे। डेरेक ने आत्मनिंदा भरी हंसी के साथ शुरुआत की। तुम्हें पता है, एक हफ्ते पहले हमने सोचा था कि हम इस जगह को जीत लेंगे अगर यह सब हमारे दिमाग में था। हम जागेंगे, यहाँ आएंगे, कुछ राक्षसों का शिकार करेंगे, अमीर और शक्तिशाली बनेंगे। सरल है ना? उसका एक साथी, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसकी पीठ पर कुल्हाड़ी बंधी हुई थी, ने दुख से अपना सिर हिलाया। तब हमने वास्तव में बेस छोड़ दिया। पहला जानवर जिसका हमने सामना किया वह स्तर 3 का रेजर वुल्फ था। वह चीज इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि हमने मुश्किल से उसे आते हुए देखा। इससे पहले कि हम अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे लाने में कामयाब होते, मार्कस का हाथ लगभग छीन लिया। हर चीज आपकी अपेक्षा से अधिक तेज, मजबूत, अधिक आक्रामक है, एक अन्य सदस्य ने कहा, जुड़वा खंजर वाला एक पतला आदमी। प्रशिक्षण मैदान आपको बुनियादी चीजें देते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जानवर वास्तव में आपको मारना चाहते हैं। वे कभी कभी झुंड में शिकार करते हैं। वे अपने इलाके से बहुत परिचित हैं और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह बाड़े में भेड़ों से लड़ने जैसा नहीं है। डेरेक ने पीछे मुड़कर सेलेन की ओर देखा। आपको डराने की कोशिश नहीं की जा रही है। बस मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं।
सतर्क रहें, निर्देशों का पालन करें और आप ठीक हो जाएंगे। जॉन व्यस्त लग रहे थे, उनके टैंक की रणनीति और सही तरीके से स्थिति के बारे में सवाल पूछ रहे थे। एलारा तीरंदाज महिला के साथ साथ चली और दृष्टि रेखाओं और तीर संरक्षण पर चर्चा की। सेलीन ने डेरेक के साथ बातचीत की, उसकी स्वाभाविक मित्रता ने पूर्वी वुडलैंड्स के बारे में अधिक जानकारी दी। चांद पीछे की ओर खड़ा रहा, चुप। उसने धनुष वाली लड़की को देखा, जिसने पहले एक उपचारक की आवश्यकता के बारे में बात की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक क्षण बाद उसने अपनी गति धीमी कर दी, दूसरों को तब तक आगे बढ़ने दिया जब तक कि वह समूह में सबसे पीछे उसकी चाल के बराबर नहीं हो गई। उसने चंद्रमा का अभिवादन करने से पहले एक हल्की मुस्कान बिखेरी। अरे वैसे मैं आयरिस हूं। यह मत सोचिए कि हमने अपना परिचय ठीक से दिया है। चंद्रमा। चंद्रमा, यह काफी अनोखा नाम है। मुझे यह पसंद है। उसने धनुष को अपने कंधे पर समायोजित किया। तो आपने किस वर्ग को जगाया? मैं हल्के कवच और कोई दृश्य हथियार नहीं होने के आधार पर एक हत्यारे का अनुमान लगा रहा हूं। मैज, मून ने शीघ्र ही कहा। ओह बढ़िया। सीमित क्षति, अच्छी नियंत्रण क्षमता, आयरिस मुस्कुराई। हम शायद अच्छी तरह से समन्वय कर सकते हैं। मैं आमतौर पर एग्रो खींचने के लिए तीरों से शुरुआत करता हूं, फिर जब लक्ष्य मुझ पर या टैंक पर केंद्रित होता है तो जादूगर पीछा करते हैं। क्या आपने कभी इस तरह की रणनीति के बारे में सोचा है? जरूरी नहीं। उसके उत्तर की संक्षिप्तता ने उसे रोका नहीं। आपने इतनी जल्दी बाहर आने का फैसला क्यों किया? मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग बेस में कम से कम एक दिन बिताते हैं, उन्मुख होने के लिए। ऐसा करना तर्कसंगत लग रहा था। आयरिस हल्के से हंसी। काफी सही। जब आप मजबूत हो सकते हैं तो बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है ना? वह रुकी, फिर पूछा, आप यहां क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं? जैसे दीर्घकालिक। क्या आप अंततः एक गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं? स्वतंत्र हो जाएं। दूसरे अभयारण्य में पहुंचकर अपना नाम बनाएं? अभी तक निर्णय नहीं लिया है। मून ने अपनी नजरें आगे के रास्ते पर, डेरेक के समूह की स्थिति पर, उस वृक्ष रेखा पर रखीं जो हर कदम के साथ करीब आ रही थी। आयरिस ने एक पल के लिए उसका अध्ययन किया। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। आप ज्यादा बातूनी नहीं हैं, हो? विशेष रूप से नहीं। यह ठीक है, उसने कहा, हालांकि उसके स्वर से पता चला कि वह अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर रही थी। मैंने सोचा कि एक दूसरे को जानना अच्छा होगा क्योंकि हम एक साथ शिकार कर रहे हैं। जब चीजें खतरनाक हो जाती हैं तो संचार मदद करता है। आखिरकार चंद्रमा ने सीधे उसकी ओर देखा। जब यह मायने रखेगा तो मैं संवाद करूंगा। आयरिस ने एक सेकंड के लिए उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। बिल्कुल सही। उसने दूसरों के साथ फिर से जुड़ने में तेजी नहीं दिखाई, लेकिन उसने सवाल पूछना बंद कर दिया, जिससे बातचीत खामोश हो गई। चंद्रमा इससे ठीक था। उसे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं थी, न ही उसे अपनी कहानी या अपनी महत्वाकांक्षाएं साझा करने की जरूरत थी। विशेषकर उस समूह के किसी सदस्य से जिसकी कुछ क्षण पहले ही उसकी मुलाकात हुई थी। वृक्षरेखा करीब बढ़ती गई। डेरेक ने अपना हाथ उठाया और समूह को धीमा होने का संकेत दिया। पूर्वी वुडलैंड बिल्कुल आगे है। यहां से सतर्क रहें। शोर कम से कम रखें। हम शिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद समूह आधिकारिक तौर पर पूर्वी वुडलैंड्स के भीतर था, उन कई क्षेत्रों में से एक जहां नए जागृति मजबूत होते थे। युद्ध की आवाजें आसपास के जंगल में गूंज उठीं। छिपने के विरुद्ध स्टील का टकराव, तात्विक जादू की कर्कश ध्वनि, चिल्लाकर दी गई चेतावनियां और समन्वित आह्वान। यह एक लोकप्रिय शिकार स्थल था, जिसमें कई समूह पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। प्रत्येक ने खेती के लिए जंगल का अपना टुकड़ा बनाया था। चंद्रमा उन्हें दूर से सुन सकता था, लेकिन शायद ही कभी उन्हें देख पाता था। पेड़ इतने घने थे कि समूहों के बीच प्राकृतिक अवरोध पैदा करते थे और अलगाव का भ्रम पैदा करते थे। यहाँ हर किसी का एक ही लक्ष्य था, अपने मुकाबलों से बचे रहना और मजबूत बनना।
मारे जाने से पहले मार डालो। यह प्रथम अभयारण्य का प्राकृतिक नियम था, मौलिक सत्य जो इस दुनिया में अस्तित्व को नियंत्रित करता था। दूसरों को हराओ और मजबूत बनो, या पराजित हो जाओ और सब कुछ खो दो। जिस रास्ते पर डेरेक उन्हें ले गया था वह पूरी तरह से टूटा फूटा था, गंदगी से भरा हुआ था जिस पर अनगिनत कदमों के निशान थे। ऊपर की शाखाओं ने 2 चंद्रमाओं से प्रकाश को फिल्टर किया, जिससे सब कुछ एक अलौकिक चमक में बदल गया। समूह के सामने डेरेक की टीम के सदस्यों में से एक स्काउट ने अपना हाथ उठाया। सिग्नल देखकर डेरेक ने तुरंत समूह को तुरंत रोक दिया। रेजरवुल्फ आगे बढ़ो, उसने पेड़ों के बीच की जगह से इशारा करते हुए फुसफुसाया। उनमें से 3 स्तर 4 मानक गठन सामने टैंक पीछे की ओर। आयरिस और उसने सेलीन की ओर देखा। फिर से आपका नाम क्या था? सेलीन। सेलीन, आप दोनों उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे मैं चिह्नित करता हूं। जॉन, आप अग्रिम पंक्ति में मार्कस के साथ हैं। उनका ध्यान विभाजित करें। बाकी सभी आवारा लोगों पर नजर रखें और अनुकूलन के लिए तैयार रहें। डेरेक की नजर आखिरकार चंद्रमा पर पड़ी, जैसे कि बस उसे याद आ रहा हो कि वह वहां था। तुम भी सावधान रहना, मरना नहीं।